नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले रिक्वेस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए। दूसरे आप हमारे चैनल की छोटी-छोटी मदद कर सकते हैं, उसके लिए नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में यूपीआई नंबर, जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर सभी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। इंडिया इज स्टक इन द मिडल इनकम ट्रैप। मिडल इनकम ट्रैप ये क्या होता है? यानी कि एक मध्यम वर्ग की इनकम के अंदर हम ट्रैप हो चुके हैं और उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हुँ। अब जो नई रिपोर्ट आ रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की उसके अनुसार 108 देश ऐसे हैं जो मिडल इनकम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और भारत उसमें बहुत बुरी तरह से फँस चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमने पाया कि ले दे के एक चाइना ऐसा देश था जो मिडल इनकम ट्रैप से बाहर निकल पाया और अपनी इकोनॉमी को करीब-करीब $13,000 पर कैपिटा इनकम के आस-पास ले जा पाया। दरअसल मिडल इनकम ट्रैप होता क्या है? और एक बार जब इसमें फँस जाते हैं तो उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? मिडल इनकम के अंदर भी 2 स्लैब होते हैं जो कि $1135 $1135 से शुरू होके $11,845 तक ये जाता है और उसमें लोअर इनकम और हायर इनकम होता है। लोअर मिडल इनकम और हायर मिडल इनकम। तो हिंदुस्तान तो लोअर का भी लोअर में आ जाता है। तो मुश्किल से $2,500 पे खड़े हैं और हमको अगर अपर जो क्या कहते हैं इनकम ग्रुप में जाना है तो उसके लिए हमें आज की डेट में करीब-करीब $13,000 के आस-पास जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा ये लिमिट बढ़ती-बढ़ती 14, 15, 16, 17, $18,000 तक पहुँच जाएगी। तो अल्टीमेटली हम उससे कभी भी इस विशिष्ट सर्कल से बाहर नहीं निकल पाएँगे। लेकिन हम फँसे क्यों इसमें और क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? चाइना ने लगातार 20-30 साल बहुत लंबी-चौड़ी ग्रोथ दी। वो ग्रोथ थी अप्रॉक्सिमेटली 8, 9, 10, 11 किसी-किसी साल में 12% की जीडीपी ग्रोथ। इतनी भारी ग्रोथ जब उन्होंने दी तो वो अपने लिए एक एसेट जुटाने में कामयाब हुए और मैन्युफैक्चरिंग को उस लेवल पे ले गए जहाँ पर दुनिया में कोई नहीं ले जा पाया था। तो अल्टीमेटली सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मिडल इनकम ट्रैप होता क्या है? हम इस जाल में फँसे कैसे हैं? भारत मिडल इनकम ट्रैप पे फँस चुका है, इसपे कोई दो राय नहीं है। बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना होगा? शायद अगले 30 से 40 साल तक इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ेगा और भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि आप उससे निकल पाओगे क्योंकि चाइना बस अभी क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल से उसमें से छूट कर निकल कर बाहर जा पाया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आर्थिक जो वृद्धि है, वो कम होती चली जाती है, जिसके कारण आप मिडल इनकम स्टेटस में फँस जाते हैं। आप हायर इनकम लेवल के अंदर पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, आपका इनोवेशन लो है और आपका जो इंटीग्रेशन है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उसके अंदर, वो भी बहुत लो है या इनएडुकेट कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे लिए आता है। तो सबसे पहली जो बड़ी चुनौती आती है कि लो प्रोडक्टिविटी कि भारत की जो वर्क फ़ोर्स है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। सिवाय एक आईटी सेक्टर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह पे भारत के लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादक क्षमता है, वो काफ़ी कम है। अब इसके द्वारा क्या होता है कि जो आपका आउटपुट होता है, जो आपका रिज़ल्ट होता है, वो उतना सैटिस्फाइंग नहीं होता कि जहाँ पर आप बहुत अच्छे लेवल का आउटपुट दे सकें, रिज़ल्ट्स दे सकें। और उस वजह से क्या होता है कि आप हाई वैल्यू गुड्स में और सर्विसेज में नहीं जा पाते हैं। अब हाई वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे कि हाई वैल्यू गुड्स में जैसे कि आप मोबाइल के सारे कलपुर्जे बना लें, लैपटॉप के कलपुर्जे बना लें, हाई क्लास आप कैमरास बना लें या आप टॉप लेवल की जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, सेमीकंडक्टर्स में जो सारी उनकी मशीनें हैं, सब कुछ वो बना लें। तो सेमीकंडक्टर बनाना, असेंबल करना एक बात है, लेकिन उसके कलपुर्जे बनाना अलग बात है। वैसे ही जैसे कि मोबाइल के कलपुर्जे हम तो सिर्फ असेंबल करते हैं, लेकिन उसके कलपुर्जे बनाना एक बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं। तो हाई टेक्नोलॉजी में तो हम इंडिया कहीं पे है ही नहीं, हम तो लो टेक्नोलॉजी के लोग हैं सारे के सारे। तो वो सर्विसेज़ में भी ऐसे ही है कि जैसे कि हम हाई लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हैं। हम कोई गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप या कोई एंड्रॉयड नहीं बना पाते हैं, हम एप्पल का सिस्टम वो नहीं बना पाते हैं या चाइना के जो सिस्टम्स हैं, खास तौर से जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो भी नहीं बना पाते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल की है। हम मतलब एक तरह से हम प्लम्बिंग, कारपेंटिंग का काम करते रहते हैं। आईटी में भी हम प्लम्बर और कारपेंटर्स ही हैं, इससे ऊपर नहीं है।
दूसरी बात जो हमारा इन्फॉर्मल सेक्टर जब बहुत कम होता है, मतलब एक किस्म से कहा जाए कि जो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इन्फॉर्मल सेक्टर जो होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसकी गिनती नहीं हो पाती कि अल्टीमेटली आपकी जो इनकम है उसके अंदर उसका एडिशन कितना हुआ। कोई बीड़ी बेचने वाला है, कोई पान बेचने वाला है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है सड़क पे बैठ के, कोई बाखड़ा लगा के बैठा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई छोले-भटूरे बेच रहा है। ये इन्फॉर्मल सेक्टर है सारा का सारा। तो इन्फॉर्मल सेक्टर का जो आउटपुट है उसको हम कभी भी अपनी इकोनॉमी के अंदर मेजर ही नहीं करते। उसको उसका जो आउटपुट है उसको हम चेक करने की कोशिश नहीं करते। तो इंडिया की जो अधिकतर इकोनॉमी है वो इन्फॉर्मल सेक्टर की इकोनॉमी है जो कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 80% की जो इकोनॉमी है। और ओनली 20% जो हमारी सरकारी सो कॉल्ड से जो आंकड़े लेके आते हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो आपकी जीएसटी वगैरह में भी आते हैं और बाकी जीएसटी छोड़िए, जो बाकी जो चीज़ें आती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि चीज़ों को काउंट कर सकते हैं उसमें। ऐसे ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस वही 15% 16% पे टिका हुआ है और वो आज से 20-30 साल पहले भी 15% था, आज भी 15% है। चाइना का वही 25-30% पे आता है और दुनिया का 1/3 जो प्रोडक्शन है वो चाइना लेकर आता है, 1/3। भारत का जो प्रोडक्शन है सिर्फ 2 और 3% के बीच में है दुनिया के अंदर, तो हम चाइना का सिर्फ 10% है, तो हम वो जीडीपी की ग्रोथ नहीं दे पाते हैं जिसकी उम्मीद की जाती है, जिसके द्वारा आप मिडल इनकम ट्रैप से बाहर निकल पाएँ। दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है। हमारे यहाँ जो आप देखेंगे कि जो इतने सारे हमारे विलेजेज़ हैं, 6 साढ़े 6 लाख विलेजेज़ हैं, उनकी कनेक्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा पुअर है। थोड़े बहुत हाईवे आपने बना दिए, एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, लेकिन उससे गाँव में जाने वाली जो कनेक्टिविटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, जो इंटरनेट हैं, वो तो बहुत ही पुअर हैं और वहाँ तक सड़कें भी नहीं जाती और कहीं पहाड़ी या कुछ उस टाइप के एरिया में चले गए, जंगल वाले एरिया में चले गए, फिर तो आपको ना नेट मिलता है, ना कुछ और मिलता है, ना सड़क मिलती है। तो ऐसे हालात में आज भी बच्चों को कई-कई मील पैदल चल के स्कूल में जाना पड़ता है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना पड़ता है। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। दूसरा जो स्किल गैप्स है वो बहुत बड़े हैं। चीन के अंदर जो आज की डेट में जो जैसे एआई के लिए चाहिए या बाकी जो हायर टेक्नोलॉजी के लोगों को जो ज़रूरत होती है, वहाँ चाइना जो है 85% जो है वो उनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो अरिथमेटिक और उससे रिलेटेड स्टेम एक्टिविटीज़ के अंदर वो पावरफुल हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ 15% जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर आ पाएँगे कि दे आर जस्ट फिट एनफ फॉर द अरिथमेटिक टाइप की एक्टिविटीज़ जो होती हैं। तो स्किल गैप कितना है? हम 15% पे खड़े हैं, चाइना 85% पे खड़ा है। इसके अलावा जो रीजनल डेवलपमेंट वो अनइवन होते हैं। जैसे कि हमारे दक्षिण भारत और पश्चिम भारत तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, लेकिन उत्तर भारत और पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो एक किस्म से कई बार ऐसा होता है कि पैरासिटिक एक रिलेशनशिप पैदा हो जाता है कि सारा काम-धंधा तो है वेस्ट और साउथ में होता है और नॉर्थ वाले फिर क्या कहते हैं ना कि उनकी कमाई के ऊपर ज़िंदा रहते हैं जो डोल्स मिलती हैं। मिडल इनकम ट्रैप से चाइना कैसे निकला था, वो भी एक कहानी है। सबसे बड़ी बात तो होती है कि आपको एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब हिंदुस्तान में ले दे के आप अगर केंद्र सरकार का बजट है, ले दे के 12, 13 या 14 बिलियन डॉलर आप एजुकेशन का बजट लेके आएँगे और चाइना 900 बिलियन डॉलर का बजट लेके आएगा, तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। इसलिए चाइना निकल पाया। आर-एन-डी के ऊपर चाइना हर साल साढ़े 500 बिलियन डॉलर खर्च करता है और हम ले दे के 2-3 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, तो हम तो कहीं ठहरते नहीं ना उसके सामने। दूसरी बात, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईवे तो बना रहे हैं हम, लेकिन एजुकेशन की हाईवे नहीं बनाते, हम पैसा नहीं खर्च करते हैं वहाँ पर। बिज़नेस के जो रेगुलेशंस हैं, वो इतने हमारे यहाँ ऑकवर्ड हैं, इतने ऑकवर्ड हैं कि अगर आपको कोई एक फैक्ट्री खोलनी हो, तो फैक्ट्री खोलते-खोलते आप दिवालिया हो जाएँगे और हालत ये होगी सरकारी जो कर्मचारी हैं, 30-40 डिपार्टमेंट है लाइसेंस देखने वाले, वो आके आपको लूट के चले जाएँगे और आप कुछ नहीं कर पाएँगे, मैं आपको सच बताऊँ। आप उनके साथ ही नहीं निपट पाएँगे, तो प्रोडक्शन आप क्या करेंगे? तो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से निकलेगी? कैसे आप फैक्ट्रियाँ लगा पाएँगे? चाइना में लाखों फैक्ट्रियाँ हैं। हिंदुस्तान में नाम के लिए हज़ारों लाखों फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस क्या करती हैं? कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करती हैं, सिवाय इसके कि जो कमाई करते हैं, वो सरकारी बाबू लेके चले जाते हैं या बेचारे जैस-तैस करके अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड है, मैं आपको बताऊँ, हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कम्युनिकेशन जो कॉस्ट है, बहुत हाई है, महँगे हैं, मैं आपको बताऊँ। कई बार आप देखिए कि जैसे एक आम एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इंडिया से अगर आपको मालदीव्स जाना है, तो आपका टिकट हो सकता है 20,000 का आ जाए, लेकिन दिल्ली से अगर त्रिवेंद्रम जाना है आपको, तो हो सकता है आपका टिकट 30,000 रुपए का आए। सोचिए ना कि इंडिया के अंदर इंडिया में ट्रैवल करने के लिए 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार के टिकट आते हैं और इतने में मुझे मेरे पास सिंगापुर का रिटर्न टिकट आ जाता है। आप सोचिए ना।
आप इस ढंग से क्या होता है ना कि चीज़ों को एक ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुँचाते हैं और जितनी अवेलेबिलिटी होती है, उसी में से खून चूसने की कोशिश करते हैं। और ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो होती हैं, जो सारी की सारी हैं, हाई वैल्यू चेन्स हैं, आप उसके साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो पाते कभी। उनके साथ आप कम्पीट ही नहीं कर पाते। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटीज़ को आप कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। दुनिया में लगभग 108 देश ऐसे हैं, जो इस टाइम मिडल इनकम ट्रैप में फँसे हैं। ये अभी की रिपोर्ट है लेटेस्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे जो कारण हो सकते हैं। $1135 से लेके $13,845 तक मिडल इनकम ट्रैप होता है। चाइना जस्ट अबाउट टू एस्केप अबाउट इट और जस्ट एस्केप्ड इट एक्चुअली आप कह सकते हैं। तो चाइना यहाँ से अपने जो बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, जो आर-एन-डी के ऊपर बजट है, जो एजुकेशन पे बजट है, उसके कारण वो उसमें से निकलने में कामयाब होता हुआ नज़र आता है। अब अ, क्या कहा जाए अल्टीमेटली जो जो मिडल इनकम नेशंस हैं कि 1990 से अगर देखा जाए तो लगभग 34 देश ऐसे हैं जो मिडल इनकम लेवल से निकलकर हाई इनकम लेवल पर चले गए हैं। तो ये अपने आप में कहानी कहते हैं और ये इतना आसान नहीं होता है जैसा लोग समझते हैं। तो चाइना हैज़ लार्जली आई कैन से एस्केप्ड द मिडल इनकम ट्रैप by strategically shifting its economic focus from the low-cost, labor-intensive manufacturing to the more technologically advanced and innovation-driven model, heavily investing in infrastructure, education, and research and development, while also utilizing its large market share to attract foreign investment and foster domestic innovation. However, some experts still debate whether China has fully transitioned out of middle income trap and whether it can sustain its growth in the long term. बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना अभी भी नहीं निकला है मिडल इनकम ट्रैप पे और बिल्कुल ऊपर किनारे पे जाके 12-13 हज़ार डॉलर की लिमिट में जाके फँसा हुआ है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि निकल गया है, जो आप देख रहे हो आपका चश्मा गलत है एक्चुअली। खैर तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चाइना के फ़ेवर में थी, उसमें एक थी ओपन डोर पॉलिसी यानी कि कोई भी आए यहाँ प्रोड्यूस करे और मैं उसको कुछ भी प्रोड्यूस करने से रोकूँगा नहीं। कोई मेरा लाइसेंस राज नहीं होगा और आप जो भी यहाँ पैदा करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ उनका रोड्स, रेलवेज़, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वो मैसिव स्केल पे हुआ है। जैसे कि 2017 में इंडिया का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। आज इस बात को 8 साल हो गए। 8 सालों के अंदर बुलेट ट्रेन का 500 किलोमीटर का हमारा सेक्शन पूरा नहीं हुआ और अब पहली डेट जो उसकी आई है 2033 आई है। यानी कि 16 साल में हम 500 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाएँगे। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर चाइना ने 40,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार किया, ऑपरेशनल कर दिया, चल रही है वो। ये फ़र्क है इंडिया के अंदर और ख़ास तौर से चाइना के जो प्रोग्रेस है। इसलिए चाइना 8, 9, 10% की ग्रोथ के साथ बढ़ता, 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 बढ़ता और आज वो करीब-करीब $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। उसका पर कैपिटा इनकम भी करीब 12-13 हज़ार डॉलर के आस-पास है। दूसरा स्टेट लेड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है कि जो आप की सेक्टर के अंदर उनके की सेक्टर क्या है जो डिसाइड करते हैं जहाँ पे रिसर्च करना है उनको, जिसमें सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसमें बैटरी टेक्नोलॉजी है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, जो हाई वैल्यू चीज़ें हैं, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट है। हमारा कुछ भी नहीं है, हम उनके सामने कहीं है ही नहीं। हम तो $2,500 से $5,000 तक जाने के लिए भी हम एक्चुअली देखा जाए तो हमारी बहुत हालत खराब हो जाएगी। हम अलाइन ही नहीं कर पाएँगे, हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएँगे। तो चाइना में जहाँ 1 साल के अंदर 2 ढाई करोड़ कारें बिकती हैं, हमारी कारें सिर्फ़ 40 लाख बिकती हैं। 5 गुना ज़्यादा तो कारें चाइना में बिकती हैं। साइज़ देख सकते हैं ना? और पूरी दुनिया में चाइनीज़ कारें बिक रही हैं जो उनकी ईवीज़ हैं। और करीब-करीब 120 कंट्री ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन के डेटा के अनुसार भी या उसमें से जो मुझे नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, करीब-करीब आप सोचेंगे तो वो चाइना के सपोर्टर हैं और चाइना ने अपना बीआरआई प्रोजेक्ट जो है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव करीब-करीब 100 डेढ़ 100 देशों तक पहुँचा दिया है। तो वो तो एक तरह से उसके दास हो गए ना। वहाँ से उसको प्रोग्रेस मिलती है, मार्केट मिलती है, उनको वो लोन देते हैं, उनकी इंडस्ट्री वहाँ जाके एस्टेब्लिश करते हैं और अपने प्रोडक्ट उनको बेचते हैं फिर उसके बाद में। तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो चाइना ने जो इनोवेशन किया है, जो रिसर्च में किया है, उसके द्वारा उनको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ है और वो उस मिडल इनकम ट्रैप में से निकलने में से कामयाब हुए हैं। इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। आप यकीन मानिए हम $2,500 पे आज भी बैठे हैं। हम थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं तो डॉलर क्रैश हो जाता है, डॉलर टर्म में हम फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं ले दे के। हम तो
$5 ट्रिलियन तक पहुँचने में अब 2030 लगेगा। पहले उम्मीद थी कि हम 2020, 21, 22 तक 5 ट्रिलियन तक पहुँच जाएँगे। फिर कहा गया हम 2025 तक 5 ट्रिलियन पहुँच जाएँगे, नहीं पहुँचे। आज भी हम साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर पे हैं। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हम 2030 के अंदर तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुँच ही जाएँगे। आपको ख्वाब क्या दिखाए जा रहे हैं? ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि 2047 तक आप 30 ट्रिलियन डॉलर पहुँचेंगे। भाई कहाँ से पहुँच जाएँगे? चाइना नहीं पहुँचा है यार, आप कहाँ से पहुँच जाएँगे? अमेरिका जैसा जायंट 30 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं साढ़े 28, 29 पे अभी वो भी 30 पे नहीं है। तो आप किस आधार पर 30 ट्रिलियन डॉलर पे पहुँच जाएँगे 2047 में? ओनली ओनली a stupid and an idiot can have these kind of equations। मैं और गीता गोपीनाथ वो जो आईएमएफ की डेप्यूटी हैं, भारतीय हैं वैसे तो मूलतः केरला से हैं। वो कहते हैं 2047 तक और 22 साल में भारत के लिए $10 ट्रिलियन की सोच रखना भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, जो इम्पॉसिबल है। सोचिए जापान नहीं पहुँच पाया वहाँ पे, जर्मनी नहीं पहुँच पाया, जो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के जायंट्स थे मैं आपको बताऊँ तो, मेगा जायंट, इतने बड़े जायंट्स की पूछो मत। कोरिया इतना बड़ा जायंट है, वो नहीं पहुँच पाते वहाँ पर साहब, आप कहाँ से पहुँच जाएँगे वहाँ पर? कोरिया डज़न्ट से कि आई विल बी 10 ट्रिलियन, जापान डज़न्ट से आई विल बी 10 ट्रिलियन, जर्मनी डज़न्ट से आई एम 10 ट्रिलियन, लेकिन हम मूर्खों की तरह ना हम बातें करते रहते हैं। यही हमारी कमज़ोरी है कि हम शेख चिल्लियों की तरह की सारे के सारे सपने लेते रहते हैं और ग्राउंड में हम काम करते नहीं हैं और क्या कहते हैं, फिर वो बड़ी-बड़ी बातें हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दैट इज़ द प्रॉब्लम। शुक्रिया आपका बहुत।